तो क्या राजनीतिक दलों को इसका डर भी है कि एक वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई उनको डर नहीं है, वो अगर नुकसान होगा तो भी इसको कराएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि 90% की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। सभी चक्के काम करने चाहिए, सभी व्हील्स काम करने चाहिए, डबल इंजन नहीं, वो कह रहे हैं कि सारे इंजन काम करने चाहिए, और इसलिए ये जनगणना बहुत जरूरी है। देखिए माननीय भवेश जी, राहुल गांधी जी जो बार बार कह रहे हैं कि जातिगत गणना जनगणना सेंसस होके रहेगा, उसके पीछे दो तीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो संवैधानिक कारण है। कि देखिए 21 में जातिगत जनगणना होना थी, सेंसस होना था। 2021 में कोविड के कारण वो नहीं हो पाया। तो अब 31 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 26 से पहले जातिगत जनगणना होना कंपलसरी है, ये निश्चित रूप से होगी। और राहुल गांधी जी को ये संवैधानिक रूप से इसकी जानकारी हो चुकी है, इसीलिए इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है कि हम करा के रहेंगे, हम बमक रहे, हम करा लेंगे, हम ये सब करेंगे। और इसके पीछे माननीय राहुल गांधी नहीं, जी के लेकिन दो लेकिन तीन सेंसस में तो जरूरी नहीं है कि जातीय गणना, जनगणना पिछली बार भी और हुआ था। जातीय जनगणना दोनों हाँ, अलग अलग। देखिए पिछली बार जब सेंसस हुआ था तो उसमें जाति पूछी गई थी, लेकिन वो ऑप्शनल था। अब ये जब जातीय जनगणना की बात जो राहुल जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, और जिसको बीजेपी अभी तक इनकार कर रही है, उसमें यह है कि अपनी जाति बताना, अपने आर्थिक स्थिति को बताना, ये कंपलसरी होगा, यह हमारे स्वैच्छिक नहीं होगा। हमें हमें ये नहीं ऑप्शन होगा कि हम अपनी जाति नहीं बताएंगे। हम जिस जाति को बिलोंग करते हैं तो हम बताएंगे कि हमारी जाति ये है, इसमें हम दर्ज कराएंगे। जी हाँ नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो अभी महिला आरक्षण बिल आया है उसको लागू करना है, तो आपको ये जो पूरा एंटायर सेंसस आपको कराना पड़ेगा। उसमें जातिगत भी है, उसमें इंस्टीट्यूशनल भी है, उसमें बाकी चीजें भी है। तो वो तभी जाके आप महिला आरक्षण बिल को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। यदि ये नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा आपका। फिर आपकी पूरे देश में जो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, सेंसस हो जाएगा, जो डिलिमिटेशन जो कमीशन है, वो SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, उन सीटों का नए सिरे से निर्धारण करेगा। तो निर्धारण होने के लिए ये सारी चीजें राहुल गांधी जी दबाव बना रहे हैं, और वो होगा। अब वो अधिकांश जो SC ST की सीटें हैं केंद्र की लोकसभा के लिए, और राज्यों की विधानसभाओं और MLC के लिए, बाकी नगर निगम में भी ये चीजें आती, लेकिन वो राज्य का विषय रहता। तो जो एक SC ST जो वर्ग है, दलित वर्ग है, OBC है, और साथ में जो एक ऐसा तबका है जो गरीब तबका है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उस तबके ने, किसान है, अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। और वो इसलिए किया कि संविधान की जो बात राहुल गांधी जी ने आम आदमी तक पहुंचा दी कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारी बात कर रहे हैं, तो उनकी सीटें एकदम 100 तक पहुंच गई। तो राहुल गांधी जी को ये लगा कि जो SC ST तबका है, जो OBC है, ये हमारे साथ में पहले था वर्षों से, अब फिर हमारे साथ आ रहा है, तो हम डिलिमिटेशन की बात, हम ये सेंसस की बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वर्ग तो हमारे साथ अभी लोकसभा चुनाव में आ गया, आगे भी हमारे साथ आएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपने भी, माननीय रामदास जी ने भी कहा है कि जो अपर कास्ट है, वो आमतौर पर जो है ना, वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी की और संघ की अपनी एक रणनीति रहती है कि जो SC ST में भी लोग हैं, जैसे कि जाटव है, जाटव कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन यदि खटीक है या और भी उसकी दूसरी कोई कास्ट है, तो उनको वो स्लाइस के रूप में निकालने का काम करते हैं और उनके साथ कर लेते हैं। देखिए जैसे माननीय राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद जी, वो भी दूसरे, वो जाटव से नहीं आते। तो बीजेपी RSS के पास में बहुत माइन्यूटली अध्ययन है, जैसा कि शुरुआत में रामदास जी ने भी कहा था। तो उसी के अनुरूप जो है ना, वो इस तरह की रणनीति बनाते हैं। तो राहुल गांधी जी को जब लगा कि नहीं, हमको तो इसमें लाभ हो रहा है, लोकसभा चुनाव में लाभ हो चुका है, तो हम इसको प्रभावी तरीके से उठाएं। और वो देखिए लगातार वो SC ST के बीच में जा रहे हैं, जैसे आपने भी प्रयागराज का सुनाया, वो भी वही बात कर रहे हैं जिस बात से उनका वोट बैंक बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए राहुल गांधी जी सारे उपक्रम कर रहे हैं। नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को तो नहीं होने वाला है इससे, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो आरक्षण वाला,
वो भी कहीं ना कहीं इस सेंसस से जुड़ा, ये जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ रहेगा वो। तो राहुल गांधी जी को लग चुका। अब बात आती है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की और आरएसएस की। देखिए, माननीय मोदी जी को या बीजेपी ये कोशिश में थी कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के विषय पर लीड ना ले पाए, उनको क्रेडिट ना मिले कि हमने विषय उठाया और अब हमने करा दिया। हालांकि 3 विषयों पर सरकार और बीजेपी बैक हो चुकी है, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो या 2 विषय और। तो बीजेपी ने धीरे से ये बात जो है ना आरएसएस के माध्यम से मार्केट में, पब्लिक के बीच में चलाई है कि ये अब धीरे धीरे जमीन तक जाएगी। तो ये मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी के कहने पर नहीं किया है, ये आरएसएस के लोग चाहते थे, हम चाहते थे, इसलिए हमने किया। कभी जेपी नड्डा जी ने इसका विरोध किया नहीं है, कभी अमित शाह जी ने इसका विरोध किया नहीं है, मोदी जी ने कभी कोई खुलकर इसके बारे में विषय रखा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, माननीय मोदी जी ने लगभग 100 इंटरव्यू चैनल्स को और अखबारों को दिए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तब उन्होंने जरूर कहा था कि ना तो आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान को कोई खतरा है, मेरे जीवित रहते हुए ये नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी आज भी संविधान की बात कर रहे हैं, आज भी वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी को वो एक ऐसी चाबी मिल गई है जिस चाबी के माध्यम से वो नेता विपक्ष बन गए हैं और उसी चाबी के माध्यम से वो सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये सर्वमान्य सत्य है भारत के संदर्भ में कि एससी एसटी वो वर्ग है जिसके माध्यम से, जिस मतदान यदि जिसके पक्ष में जाता है, सत्ता की चाबी उसी के वोटों के सहारे मिलती है। तो राहुल गांधी जी को लग चुका है, अब पूरा एंटायर जमीन तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। राज्यों में भी देखिए, तो राज्यों में भी यदि कोई विषय आता दलित का, एससी एसटी का, तो जो राज्य की उनकी इकाई है, चाहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में करें या दूसरे राज्यों के संदर्भ में, बहुत प्रभावी तरीके से उस विषय को वो लोग जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करते हैं और उठाते हैं। विरोध प्रदर्शन करना, सीएम हाउस का घेराव करना, या जो भी उनका अपना आंदोलन के तरीके रहते हैं वो करते हैं। तो ये ओवरऑल राहुल गांधी जी को, अब जहां तक जो बीजेपी के लाभ हानि की बात है, तो देखिए, क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से विषय को उठा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को तो लाभ होने की स्थिति नहीं लगती है। लेकिन कास्ट सेंसस या वो जातिगत जनगणना जब कराएंगे, तो उनके लोग, आरएसएस के लोग जमीन तक इस बात को कहेंगे कि हम करा रहे हैं। लेकिन जो बात राहुल गांधी जी की नीचे तक पहुंच गई है, वो अभी चुनाव तो है नहीं लोकसभा के, अभी तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 4 राज्यों के भविष्य में। तो वहां पर वो कितना असर करेगा, उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने की होड़ भी है कि अगर जातीय जनगणना का सवाल आता भी है, इसको कराने की जरूरत पड़ती है, तो भी मतलब सत्ता पक्ष ये सोच रहा है कि इसका क्रेडिट कहीं राहुल न ले जाएं, क्योंकि ये मुद्दे उठा चुके हैं। लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि जातीय जनगणना के सवाल पर जिस तरह से 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बाकी जो उनके साथ इंडिया गठबंधन के दल है वो मुखर थे, ये बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, लेकिन जहां बातें होती थी तो वो जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखते थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसको कहते थे कि जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, और वो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे। और वो ये भी कह रहे थे कि हम समाज को सिर्फ 4 वर्गों में, 4 जाति में बांट के देखते हैं, ऊंचा, नीचा, महिला और युवा। तो उनका अपना एक क्लासिफिकेशन है। हाँ, किसान। तो उनके लिए जाति कुछ और था, और वो एक तरह से इनकार करते रहे हैं कि जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। तो ये भी जनता जानती है, और ये जब सवाल आएगा कि भाई ठीक है, संघ के दबाव में या संघ के आगे इनिशिएट करने पर बीजेपी तैयार हो गई है, तो खैर वो तो क्रेडिट की बात तब आएगी। मैं जानना चाहता हूँ रामदत्त जी आपसे, ये सवाल सामाजिक सवाल भी है, जिसका असर अगर राजनीतिक है तो बहुत बड़ा इसका असर समाज में भी है। जो एक चिंताएं हैं, ये भी चिंता है कि समाज में अगर जातियां बनी रही अलग अलग, इस तरह से बहुत ज्यादा कठोर विभाजन रहा, और जातियों को लेकर एक बहुत ज्यादा वो उस तरह से जो पहले होता था, उसकी वजह से एक रूरल एरियाज में हम देखते रहे हैं कि एक टकराव भी देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि ये वो चीज फिर जिंदा हो जाएगी, या समाज में एक ये अच्छा संदेश देने के साथ ये कोशिश किया जा सकता है कि उनको इंसाफ दिया जा रहा है, इसके लिए उनको चुना गया है, और जिसकी जितनी भाई कांसीराम भी कहते थे, जिसकी जितनी जनसंख्या उस पर उसका उतना हक। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं, सामाजिक पहलू क्या है इसका?
देखिए मुझे लगता है कि सामाजिक पहलू और आर्थिक पहलू और कल्चरल पहलू ये ज्यादा बड़ा है, राजनीतिक कम है। देखिए भारत का जो समाज है ऐतिहासिक रूप से वो, उसके चाहे आप जितने बहाने दें, वो जाति पर आधारित हमारे यहाँ काम का बंटवारा हो गया। कुछ लोगों को उसमें एडवांटेज मिला कि वो शिक्षा में रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे हमेशा, और कुछ लोगों को ये हुआ कि भाई वो खेती करेंगे और सेवा के काम करेंगे, या मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, लोहारी करेंगे, नाई का काम करेंगे, कुछ और करेंगे, पत्तोना पत्तल करेंगे, ये करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्वतंत्रता के बाद 20-25 सालों में सबके आर्थिक उन्नति, ये जो लोग थे, ये जो खास करके बीच वाला तबका है, भाई एससी को तो पहले से ही था रिजर्वेशन, अगर इस बीच के तबके के आर्थिक जो तरक्की होती और उनको रोजगार मिलता, तो शायद ये बात इतने जोर शोर से नहीं आती। प्रॉब्लम यह है कि हमने उनके रोजगार के सारे साधन नष्ट कर दिए। देखिए खेती जो है अब अनइकोनॉमिकल हो गई है। जो लोग खेती में लगे हैं भाई, यही चाहे आप मौर्य ले लीजिए, अहिर यादव ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, जाट ले लीजिए, जो जातियां खेती किसानी में लगी थी वो खेती अनइकोनॉमिकल हो गई है। उसके अलावा जो उनके पेशे थे कि भाई वो कोई लोहार था, कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार था, वो पेशे भी हमने खत्म कर दिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो अब जब औद्योगिकरण से हमने ये सब खत्म कर दिया, सारा प्रोडक्शन सेंट्रलाइज्ड हो गया, हमने उनके हाथ से उत्पादन के सारे औजार और साधन भी छीन लिए, तो अब लोगों को ये लगता है कि भाई सरकारी नौकरी और सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब पीएम हाउस मान लीजिए मिलना है, या जो भी वजीफा मिलना है, स्कूल में एडमिशन होना है, तो बहुत सारा तो हमारे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं। इसीलिए संविधान ने कहा कि भाई जो अदर सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आप दे सकते हैं। तो अब अगर आप उनको देना है तो हमें संख्या तो पता होना चाहिए ना। बेसिक सवाल ये है कि अगर आपको संख्या नहीं पता है तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स में आप कैसे उनका हिस्सा तय करेंगे, चाहे वो जमीन का पट्टा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो वजीफा हो, चाहे वो पेंशन हो। तो यही बात आरएसएस के पदाधिकारी ने भी कही कि भाई जो वेलफेयर स्कीम है उनमें हिस्सेदारी देने के लिए जितना जरूरी है, तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसको आप नकार नहीं सकते। हाँ, इसके साथ साथ ये जरूर मुझे लगता है कि इन वर्गों के लोगों को अब ये जरूर रियलाइज करना होगा कि खाली सरकारी नौकरियों और सरकारी स्कीमों में, वेलफेयर स्कीम में आरक्षण से या हिस्सेदारी से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि पिछले 2 दशक में हमारी जो सारी इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर से जाके प्राइवेट सेक्टर में चली गई। अब सारे साधन जो है पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं। तो वो जो, इसीलिए राहुल गांधी उसको इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कर रहे हैं साथ साथ कि भाई ये केंद्रीकरण होता जा रहा है और उनको बेनिफिट, जो तरक्की, भारत की तरक्की हो रही है आप कह रहे हैं, तो उस तरक्की का फायदा इन वर्गों को नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है कि उनको इस आरक्षण के अलावा भी सोचना पड़ेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी मिले। और ये जो केंद्रीकरण वाली अर्थव्यवस्था है, पूंजी और टेक्नोलॉजी वाली अर्थव्यवस्था है, उससे उनको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाति जनगणना तो जरूरी है ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, लेकिन साथ में अगर उनको बराबरी पे लाना है, उनको न्याय दिलाना है आर्थिक, तो और भी उपाय करने पड़ेंगे। ये जो आर्थिक जो असमानता बढ़ती चली जा रही है और वो कंसंट्रेशन होता चला जा रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण।